करें। आज से हम एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को उठाएंगे। ये पूरी की पूरी एक सीरीज है जिसमें 1 से 1.5 साल में जितने भी करंट में या न्यूज़ में मुद्दे रहे हैं, उस पे हम देखेंगे और उनके बेसिक को भी देखेंगे। तो इसका जो नोट्स होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। तो सबसे पहले जो मुद्दा मैं आज उठाने जा रहा हूँ वो है कॉप 28 का। तो दिसंबर में यूएई में, दुबई में कॉप 28 हुआ। देखेंगे कि उसमें क्या-क्या मुद्दे निकल कर सामने आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वार्ताएं शुरू कहाँ से होती हैं। का बेसिक उठाते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो 1992 से हुई। 1992 में अर्थ समिट हुआ या पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहते हैं। इस पृथ्वी सम्मेलन का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में कहा जाता है यूएनसी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण और विकास पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई या एक मीटिंग हुई। क्या इसमें हुआ किस किस बात पर चर्चा हुई? देखो, पिछले जो 1990 का दशक है, 1992 की मैं बात करूं तो इससे पिछले दशक में जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं थी उनको लेकर यह सम्मेलन हुआ था। जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके साथ जैव विविधता का विनाश, बायोडायवर्सिटी का लॉस, डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर, सतत विकास पर, ब्रटलैंड कमीशन ने जारी किया था। तो उसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कह देते हैं। सतत विकास पर एक रिपोर्ट आ चुकी थी अवर कॉमन फ्यूचर, उस पर चर्चा करने के लिए अर्थ समिट बुलाया गया। तो अगर मैं अर्थ समिट की बात करूं तो कुल मुद्दे इसमें निकल के कौन कौन से आए? एक निकल के आया डिजर्टिफिकेशन, बायोडायवर्सिटी का लॉस, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 प्रमुख मुद्दे थे जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई। और इसी सम्मेलन से निकल के आता है आपका यूएनएफसीसी। एक संधि यहां पर हुई क्लाइमेट चेंज को लेकर, अर्थात जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए का सामना कैसे किया जाए, उनके लिए एक संधि निकल कर आई जिसका नाम था यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में ये हुई थी और ये लागू हुई 1994 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कैसे जलवायु परिवर्तन का सामना किया जाए और उसके प्रभावों को कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। तो ये यूएनएफसीसी का जो संधि थी, इसी का हर वर्ष सम्मेलन होता है जिसे हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। जो जो देश इस संधि का सदस्य थे या संधि के पार्ट थे, उन सभी देशों का हर वर्ष या प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है जिसे आप बोलते हो कॉप। और जो इस साल लास्ट ईयर 2023 में जो हुआ है उसे क्या बोलेंगे? वो 28वां कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां या 28वां सम्मेलन है। 27वां उससे पहले हुआ था, 28वां ये है। 27वां शर्म एल शेख में हुआ था। तो ये इनकी सीरीज चलती है जिन पर ये विचार किया जाता है हर सम्मेलन में कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, जलवायु परिवर्तन का कैसे सामना किया जाए, किस तरह से विकासशील देशों की सहायता की जाए, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है कॉप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1992 का सम्मेलन निकल के आया जो था अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और यहीं से आपकी संधि निकल कर आ गई कौन सी? यूएनएफसीसी की। और उसी का हर वर्ष क्या होता है? कॉप होता है। और इस साल वाला कौन सा था? कॉप 28। डन है। अब कॉप 28 में जो मुद्दे हैं उनको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इसके कॉप की सीरीज क्या है। तो सबसे पहला जो कॉप हुआ था वो कॉप 1 कहलाएगा, और वो हुआ था कहां? बर्लिन में। कहां पर? बर्लिन में। और इसमें कुछ ज्यादा डिसीजन सामने निकल कर नहीं आए। जो महत्वपूर्ण कॉप जो इसके बाद होता है वो है कॉप 3। और कॉप 3 हुआ था कहां? जापान के क्योटो में। कहां पर? जापान के क्योटो में। और यहीं से निकल कर आता है एक संधि जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जापान में जब कॉप 3 हुआ,
इसके सदस्य देशों का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था, तो क्योटो में एक और समझौता निकल कर आया जिसे हमने कहा क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था। इस क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें कहा गया कि विकसित देशों को ये उन पर क्या था, एक लायबिलिटी थी या ये उनके, ये विकसित देशों पर कुछ टारगेट निर्धारित किए गए कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करोगे। ठीक है, तो ये सीबीडीआर के प्रिंसिपल पर काम करता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने ही क्या किया है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उन्हीं का ज्यादा योगदान है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का जो दायित्व है वो भी किसका है, विकसित देशों का। तो विकसित देशों को टारगेट दिए गए कि आप अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करोगे। ठीक है, और वो टारगेट क्या दिया गया था, उन्हें कहा गया कि आप 6 ग्रीन हाउस गैसेस को, 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और कौन सी, परफ्लोरोकार्बन, PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC, ये 6 गैसेस थी जिसको क्या कहा गया, आप इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कम करोगे। लेकिन कितना कम करोगे, कहा गया कि 1990 के स्तर से, जो 1990 में जो लेवल था उससे आप इसे 5.2% कम। विकसित देशों को क्या बोला कि आप इन 6 ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के स्तर से 5.2% कम करोगे। और इसका उन्हें समय अवधि दी गई 2008 से लेकर 2012 तक। इस पीरियड में आप इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस को 1990 के स्तर से 5.2% कम कर दोगे। लेकिन विकसित देश इसका पालन है, तो इस अवधि को फिर बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया कितना, 2013 से 2000। लेकिन साथ ही ये कहा गया कि ये अवधि बढ़ा तो गई है, लेकिन इसके साथ हमें क्या करना है कि एक और संधि लेके आए जो 2020 के बाद इसका स्थान लेगी, किसका, क्योटो प्रोटोकॉल। देखो इसके हिसाब से क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त होना था, लेकिन उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2000। और साथ ही बोल दिया है कि तब तक हम क्या करते हैं, एक नई संधि को लेके आते हैं जो 2020 में इस क्योटो का स्थान लेगी। सही है, तो इसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होता रहा, और इसके बाद का जो महत्वपूर्ण कॉप आता है वो आपका आता है कॉप 21, और ये कहाँ हुआ था, पेरिस में, 2015 में। कॉप 21 के क्या टारगेट थे, इसमें एक पेरिस समझौता सामने आया, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हम इस सदी के अंत तक, मतलब 2100 तक, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से जो तापमान बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे। अर्थात जो टेम्परेचर में, जो एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है उसे हमने 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रखना है, और हम कोशिश करेंगे कि ये 1.5 से भी नीचे रहे। टारगेट हमारा कितने का है, 2 डिग्री का, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये 1.5 से नीचे नीचे रहे। डन है, तो ये इसमें क्या किया गया, ये बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि 2050 तक नेट न्यूट्रलिटी पे आए या नेट जीरो को प्राप्त करें। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि हम समय समय मतलब कुछ समय के पश्चात समीक्षा करते रहेंगे कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों ने कितनी सफलता प्राप्त की। रिव्यू करते रहेंगे कि हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद मिलेंगे और देखेंगे कि जो पेरिस में हमने ये जो लक्ष्य निर्धारित किए थे इनको प्राप्त करने में हम कहां तक सफल। इसे ही कहा जाता है ग्लोबल स्टॉकटेक। ये क्या बोला गया, ग्लोबल स्टॉकटेक, कि कुछ समय बाद देश मिलेंगे और रिव्यू करेंगे। एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है ये कि हमने कहां तक प्रगति की, कहां तक उन लक्ष्यों को प्राप्त किया और कहां तक हम सफल नहीं हो पाए और हमें आगे क्या करना है। तो वो पहला जो उसका ईयर था वो क्या था, 2023 में ऐसा पहला ग्लोबल स्टॉकटेक होना था जो इस साल हुआ, को इस कॉप में हुआ। डन है, कॉप 28 के दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक हुआ, रिव्यू किया गया कि पेरिस के लक्ष्यों को हमने कितना प्राप्त कर लिया और आगे हम क्या करेंगे। तो ये इसमें होना था।
और फिर इसके बाद है कि हर 5 वर्ष के बाद ये ग्लोबल स्टॉक टेक होगा। तो पहला 2023 में होना था, उसके बाद वाले अब क्या होंगे, हर 5 वर्ष के बाद होंगे। सही है। और इसी में ग्लोबल, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन डालने की भी बात हुई कि विकसित देश क्या करेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन प्रति वर्ष डालेंगे, जिससे हम विकासशील देशों की या छोटे छोटे जो वल्नरेबल सुभेद्य देश हैं उनकी सहायता की जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन प्रति वर्ष डालने की भी इसमें बात हुई थी। तो ये सारा का सारा क्या था, COP21 था, पेरिस समझौता, और ये 2020 में लागू हो गया। 2020 में इसने क्योटो का स्थान है। अब उसके बाद जो सम्मेलन हुए पेरिस के बाद जितने भी, वो इस जो पेरिस समझौता है इसको कैसे लागू किया जाए उसके रूल्स डिसाइड करने के लिए हुए। कि विकसित और विकासशील देश कई मुद्दों पर आपस में सहमत नहीं थे, तो उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कैसे इसको लागू किया जाए उसके बाद के सम्मेलन हुए। तो इसके बाद देखो रूल बुक बनाने के लिए COP24 हुआ, जो हुआ था कैटोवाइस में, पोलैंड में। और इसके बाद COP25 हुआ, जो हुआ मैड्रिड में। फिर इसके बाद आता है COP26 जो था ग्लासगो में। और फिर हमारा हुआ COP27 लास्ट ईयर इजिप्ट में हुआ था, ये इजिप्ट में हुआ था, शर्मल शेख में। और इस साल हुआ आपका COP28 जो आपका दुबई में हुआ, UAE। और इन सब में क्या हुआ कि इनके रूल्स को डिसाइड करने के लिए बात चली। कार्बन मार्केट को लेकर आपस में इनमें विवाद था, उस पर सहमति बन सके। ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक विकल्प दिया गया था जिसमें आप कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, कार्बन क्रेडिट्स को लेकर जो विवाद था उनको दूर करने के लिए इन सब पर चर्चा। तो इस तरह से हम 1992 से लेकर कहां पहुंच गए, COP28 में। अब COP28 जो आपका UAE दुबई में हुआ, तो इसमें क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे मुद्दे निकल कर आए, उनको अब हम देखें। सबसे पहला अगर मैं COP28 की बात करूं, ठीक है, COP28 में सबसे पहला जो मुद्दा निकल कर आया था वो था लॉस एंड डैमेज फंड। इस लॉस एंड डैमेज फंड की इस COP में क्या कर दी गई है, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, इसको चला दिया गया है, इसको रन कर दिया गया है। देखो, लॉस एंड जो डैमेज फंड था, वो पिछला जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या किया था, इसको स्थापित कर दिया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। लेकिन उसका संचालन नहीं हुआ था अभी तक, ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया था। मतलब क्या, वो अभी चालू नहीं हुआ था, उसमें भी पैसे जमा नहीं होने लगे थे, देशों की सहायता के माध्यम से नहीं होने लगी। तो सबसे बड़ी इसका अचीवमेंट क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड को स्टार्ट करना। सही है। अब बात निकल कर आती है कि लॉस एंड डैमेज है क्या। देखो, लॉस एंड डैमेज का तात्पर्य होता है कि मान लो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो देशों में नुकसान होता है, जो लॉस हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है, उससे रिकवरी करने के लिए जो सहायता दी जाएगी वो लॉस एंड डैमेज फंड से दी। जैसे मान लो कि साइक्लोन आए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जब साइक्लोन होंगे तो किसी देश में नुकसान होगा, तो वो उससे जब उसको नुकसान हो गया तो उससे जो रिकवरी करेगा, उसमें जो फंड चाहिए, उसमें जो पैसा चाहिए, वो कौन से फंड से आएगा, लॉस एंड डैमेज। तो यह लॉस एंड डैमेज फंड है, वो देशों को जो जलवायु प्रेरित आपदाएं हैं उनसे उबरने में सहायता करता है, रिकवरी में हेल्प करता है, कौन, लॉस एंड डैमेज। और ये काफी लंबी या बहुत पुरानी मांग है छोटे छोटे देशों की, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनकी ये काफी लंबे समय से मांग है। इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, लॉस एंड डैमेज। तो पहली बात तो लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब क्या हुआ कि ये देशों को जो जलवायु प्रेरित आपदाएं हैं उनसे उबरने में सहायता करता है, रिकवरी में हेल्प करता है। और इसमें $800 मिलियन डाल दिए गए हैं। कितने, लगभग $800 मिलियन। तो इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको बाद में देखते हैं। तो पहला तो यही कि इसमें लॉस एंड डैमेज फंड क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें निकल के आई है वो था ग्लोबल गोल्स ऑन अडप्टेशन।
इनको भी स्वीकार कर लिया गया है, इसको निर्धारित कर दिया गया है, ग्लोबल गोल्स ऑन अडप्टेशन। ये क्या होते हैं? देखो अडप्टेशन का मतलब क्या, कि मान लो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसको रोकना तो अभी क्या है, मुश्किल है, तो समय लगेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रति खुद को अनुकूल कर सकते हैं, उसके प्रति खुद को अडप्ट कर सकते हैं। ये देखो इसमें तो क्या हो गया था, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए हमने क्या किया, लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कर दी। दूसरी बात कौन सा, हमने ग्लोबल गोल्स ऑन अडप्टेशन स्थापित कर दिए। इट मींस कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति हम कैसे अनुकूल हों, देश कैसे अनुकूल होंगे, उसके लिए कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। इसे बोला जाता है ग्लोबल गोल्स ऑन अडप्टेशन, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए। और दूसरी बात जो इस पर थी, इस पर विकासशील देशों की ये पुरानी मांग थी। तो क्यों थी पुरानी मांग, कि जो अडप्टेशन का जो मुद्दा होता है वो लोकल होता है। जो भी आप अनुकूलन के उपाय करोगे वो लोकल लेवल पर होते हैं, स्थानीय स्तर पर होते हैं। जैसे मान लो कि मैं अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बनेगा, इंडिया में। तो इनके प्रभाव क्या होते हैं, स्थानीय होते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई भी इसमें सहयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि फंड आएगा और फंड किसको मिलेगा, देशों को, और देश अपने यहां पर क्या करेंगे, विकास में इसका यूज करेंगे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो ये स्थानीय मुद्दा होने की वजह से और इसका स्थानीय प्रभाव होने की वजह से ज्यादातर विकसित देश इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन विकासशील देशों की ये लंबे समय से मांग थी कि इस पर क्या होना चाहिए, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे अब टारगेट्स का मतलब क्या, देखो ग्लोबल गोल्स ऑन एडेप्टेशन पे टारगेट निर्धारित करने की बात की जा रही थी, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे जैसे हमने देखा था अभी पेरिस में क्या कहा कि 21वीं सदी या यूं को 2100 इस सदी के अंत तक, सॉरी इस सदी के अंत तक क्या करें, हम जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। हमने एक क्या किया, एक टारगेट दिया ना, कि भाई 2 डिग्री हमारा क्या एक टारगेट है। लेकिन अडप्टेशन में इस तरह का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं था कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, हमारे क्या लक्ष्य, हम कैसे कैसे पता लगेगा। इसीलिए ये मांग उठ रही थी कि इस पर भी क्या होने चाहिए, कुछ टारगेट्स निर्धारित होने। इसीलिए इसी को लेकर 2 इयर्स का एक वर्क प्रोग्राम चला था ग्लासगो के दौरान। क्या हुआ था, ग्लासगो जो कौन सा था, कोप 26 था आपका। तो ग्लासगो के दौरान इसमें 2 साल का 2 इयर्स का वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था, किसके अंतर्गत, उस कोप में। और उसने जो अनुशंसाएं की थी उसको अब इसमें स्वीकार कर लिया गया। बात समझ में आई। तो पहला क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड। दूसरा क्या था, ग्लोबल गोल्स ऑन अडप्टेशन, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये इसका अब क्या हो गया, 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट आपका कौन सा हो गया, लॉस एंड डैमेज का। दूसरा पार्ट हो गया ग्लोबल गोल्स ऑन अनुकूलन की बात होगी। तीसरी बात अगर हम करें तो वो आता है मिटिगेशन की मिटिगेशन की। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकें। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने का तरीका क्या है, मिशन को कम किया जाए, है ना। तो उससे रिलेटेड भी क्या हुए, बहुत सारे यहां पर निर्णय लिए गए। तो उनमें से जो पहला निर्णय जो है वो क्या है आपका, जीवाश्मीय ईंधन से संक्रमण, या इसे बोलते हैं ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। मतलब ट्रांजिशनिंग अवे का मतलब दूर हटना, संक्रमण, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन में क्या आएगा, कोल आएगा, आपका पेट्रोल डीजल ये सब आएगा। तो इसमें कहा गया कि हम धीरे धीरे जीवाश्मीय ईंधन की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज करेंगे, है ना। ट्रांजिशनिंग अवे का मतलब क्या हुआ, कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे, मतलब यहां से हट के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज बढ़ाएंगे। ये बात इसमें कहेगी। लेकिन कुछ देश इसमें नाराज भी थे, उन्होंने कहा कि यहां पर हमें फेज आउट शब्द का यूज करना चाहिए था, कि पूरी तरह से ये बात करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से इनके यूज को समाप्त कर देंगे। लेकिन कहा क्या गया कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल
कि धीरे धीरे हम इनके यूज को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ाते चले। तो पहली बात तो हुई आपकी कौन सी, फॉसिल फ्यूल। दूसरी बात देखो इसमें क्या हुई, मैं अगर बात करूं तो एक मुद्दा कौन सा हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल्स का, और इसमें क्या लिखा था कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल से संक्रमण करना। ठीक है, याद रखना संक्रमण का अर्थ क्या, कि धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर, सोलर विंड इनकी तरफ बढ़ना, डन है। और एक बात और कही गई कि जीवाश्मीय ईंधन पर जो हम इनएफिशिएंट सब्सिडी देते हैं, मतलब जो सही सब्सिडी नहीं है, कुछ तो क्या होती है, एफिशिएंट होती है, तो यूज है, कुछ इनएफिशिएंट होती है, मतलब दे जा रहे हैं उस सब्सिडी को, जिसके कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उस इनएफिशिएंट सब्सिडी को धीरे धीरे हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल पर कौन सी सब्सिडी, इनएफिशिएंट, असक्षम जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे क्या करना है, उसको समाप्त करने की बात है। ये बात ग्लासगो में भी कही गई थी, किसमें, ग्लासगो के दौरान इस बात पर सहमति बन गई थी कि हम क्या करेंगे, जितनी भी इनएफिशिएंट सब्सिडी है उसको धीरे धीरे हम समाप्त कर देंगे। तो फॉसिल फ्यूल पर पहला डिसीजन क्या हुआ, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, धीरे धीरे इसके उपयोग को कम करेंगे। दूसरा क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, कि इस पर जो इनएफिशिएंट सब्सिडी है उसको हम धीरे धीरे कम कर देंगे, डन है। इसके बाद जो आता है, इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है उसको हम 3 गुना करेंगे। कितना, 3 गुना। तो मैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी को इस तरह से लिख दूं, रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितने गुना करेंगे, 3 गुना करने की बात इसमें कही गई। सही है, जैसे सोलर विंड इन सबका जो हम जितनी अब स्थापित क्षमता है इसका इसके कितने गुना ले जाएंगे, 3 गुना ज्यादा ले जाएंगे, डन है। इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी पे भी बात की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब कि जो ऊर्जा की दक्षता है, जो भी हम यूज कर रहे हैं उनको हम क्या करें, ऊर्जा को एफिशिएंट बनाएं, हमारे उपकरण है उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। जैसे आप 5 स्टार रेटिंग का क्या लाते हो, एसी लाए हो ना, रेफ्रिजरेटर लाए, जो भी होते हैं उनकी रेटिंग है तो वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंट, ऊर्जा का अधिक दक्षता से यूज करते हैं। तो दूसरी बात ये कही गई कि हम जो प्रतिवर्ष ऊर्जा दक्षता में जो सुधार है उसको भी क्या करेंगे, डबल करेंगे। कि एनर्जी एफिशिएंसी को हम कितना कर देंगे, डन है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितने गुना करेंगे, 3 गुना, और ऊर्जा दक्षता को प्रतिवर्ष जो उसकी सुधार की दर है उसको कितना कर देंगे, डबल कर देंगे, डन है। तो ये बात कही गई किस पर, फॉसिल फ्यूल पर और रिन्यूएबल एनर्जी पर, डन है। अब इसके बाद का एक और मुद्दा जो निकलकर सामने आ रहा है वो देखो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हो गई, अलग से इस बार क्या हुआ, कोल पे भी चर्चा की गई। कोल पे देखो, कोयले को अलग से इसमें मेंशन किया गया है और कहा गया है कि कोयले के यूज को हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कोयले के यूज को हम कम करेंगे, या इसे फेज डाउन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फेज फेज डाउन ऑफ कोल, कि कोल के यूज को हम धीरे धीरे, फेज डाउन का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से कम करना। क्या करेंगे, फेज्ड मैनर में इसको धीरे धीरे हम कोल को क्या कर देंगे, इसके यूज को कम कर देंगे। इसमें पर एक और वहां पर विवाद का मुद्दा उभर कर सामने आया था कि कुछ देशों ने कहा कि अब जितने भी नए थर्मल प्लांट आएंगे, जितने भी कोयले पर आधारित थर्मल प्लांट आएंगे, ऊर्जा के संयंत्र आएंगे जिनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उन सभी में इनबिल्ट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी होनी। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब कि वो जो थर्मल प्लांट होंगे कोयले पर आधारित, जब वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेंगे तो उनको वहीं पर ही क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, और फिर उनको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। सही है, तो इनबिल्ट कार्बन कैप्चर स्टोरेज की फैसिलिटी के साथ ये होने चाहिए, जिसका विरोध किया गया, भारत ने विरोध किया, चीन ने विरोध किया, साउथ अफ्रीका ने विरोध किया, बहुत सारे विकासशील देशों ने इसका विरोध किया कि भाई ऐसे कैसे होगा, हम कैसे लाएंगे, अभी तो हमें हमें डेवलपमेंट करना है और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, ना ही इतना ज्यादा पैसा है कि हम ये सब कर पाए। तो विरोध किया गया और फिर इस वाले जो क्या कहेंगे प्रावधान को हटा लिया गया।
डन है। तो फिर सिर्फ यही छोड़ा गया जो ग्लासगो की लैंग्वेज थी, ग्लासगो में इस मुद्दे पर भी सहमति बनी थी। ग्लासगो में भी ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे, कोयले के यूज को फेज डाउन करेंगे, कोयले को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये पूरी की पूरी बात हुई किस पे लेके, इन सब पे। ये बात समझ में आई। तो अगर मैं मिटिगेशन में बात करूं तो पहली बात हुई कि फॉसिल फ्यूल को हम क्या करेंगे, ट्रांजिशनिंग अवे करेंगे, धीरे धीरे हटेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रतिवर्ष उसमें सुधार की दर है वो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। सही है। और फिर किस पे आए, कोयले पर आए, और कोयले को आके इसको भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फेज डाउन करेंगे। इसको अलग से मेंशन किया गया था। डन है। लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो ये खुला छोड़ दिया। ये भी कहा गया था एक और बात, जो फॉसिल फ्यूल पर हम क्या करेंगे, सब्सिडी जो है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे समाप्त करेंगे। डन है। और कैसी, इनएफिशिएंट। डन है। चलूं आगे। इसके अलावा इन्होंने देखो एक और बात की गई, वो थी मेथेन पे। इस पर मेथेन, मेथेन कट पर भी बात की गई कि मेथेन के उत्सर्जन को कम किया जाए, स्पेशल मेंशन किया गया। कहा गया मेथेन और गैर कार्बन उत्सर्जन, क्या बोलेंगे, मेथेन और गैर कार्बन उत्सर्जन या गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को क्या करना है, 2030 तक कम करना है। बात समझ में आई। अभी तक ज्यादातर फोकस किस पे रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पर रहता है, लेकिन इस बार स्पेशल मेंशन किया गया किसका, मेथेन का और अदर गैर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का। कहा गया कि हमें मेथेन को और अन्य गैर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके इमिशन को भी क्या करना है, कम करना है, क्योंकि मेथेन बहुत ज्यादा पोटेंट गैस है किसकी कंपैरेटिवली, CO2 के। डन है। तो CO2 जितना ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती है, उससे ज्यादा प्रभाव किसका है, मेथेन का। ये उस 20 साल की अवधि अगर देखें, कितने 20 ईयर का पीरियड देखें, तो ये CO2 की तुलना में 80 गुना से भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। यह इसका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। सही है। तो CO2 की तुलना में ये 80 गुना ज्यादा वायुमंडल को गर्म कर रही है, इसलिए इसका अलग से मेंशन किया गया कि इसको भी हम क्या करेंगे, एमिशन को भी हमें कम करना है 2030। लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया कितने % करना है, क्या है। और भारत जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया कि आप मेथेन को अलग से क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इसका मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर, नहीं, कृषि और पशुपालन। कृषि क्षेत्र में उसको इंक्लूड कर लिया। इतनी सारी बातें किस पर हुई थी, ये तो मेन इसके क्या है, आउटकम्स है। सही है। इसके अलावा देखो एक और जो मुद्दा इसमें उभर कर आया था, वो था एग्रीकल्चर का। क्या था, कृषि का, एग्रीकल्चर का। तो देखो यहां पर एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, एक घोषणा हुई, उसमें कहा गया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको, सतत कृषि, हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, सतत कृषि, रेजिलियंट फूड सिस्टम और क्लाइमेट चेंज, इन पर एक घोषणा हुई। पर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सतत कृषि, नहीं, लचीला खाद्य प्रणाली और जलवायु परिवर्तन, इन तीनों पर एक घोषणा हुई। देखो हुआ क्या कुल मिला के, इसमें कहा गया, इस घोषणा में कहा गया कि देश ये प्रयास करेंगे कि 2030 तक कृषि को भी अपने एनडीसी में शामिल कर लें। अभी तक कृषि को एमिशन, कृषि क्षेत्र से जो एमिशन हो रहा है उसके संबंध में कोई लक्ष्य नहीं है। अरे मेरी बात, अभी तक कृषि क्षेत्र को जलवायु वार्ताओं में शामिल नहीं किया जाता है, उनमें से एमिशन कम होने पर कोई बात नहीं की जाती। तो इस बार पहली बार क्या किया गया कि जलवायु वार्ताओं में कृषि को शामिल किया गया कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को हमें क्या करना है, कम करना है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है और जलवायु परिवर्तन में कृषि का क्या योगदान है, दोनों के संबंधों पर चर्चा हुई। तो अगर मैं कुल मिला के क्या कहूं, जलवायु परिवर्तन और जो कृषि है, इनके संबंधों पर चर्चा हुई कि कैसे जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित कर रहा है और कैसे कृषि जलवायु परिवर्तन को, सही है। और कहा गया कि हम 2030 तक अपने एनडीसी में और राष्ट्र की जो कार्य योजनाएं हैं, अर्थात ग्रीन हाउस गैस को कम करने के जो हमारे देशों के प्रयास होंगे
और या उनके जो एनडीसी होंगे उनमें हम कृषि के लक्ष्यों को भी शामिल करेंगे 2030 सॉरी कोप 30 से पहले पहले, इससे कोप 30 से पहले पहले कि जब कोप 30 होगा उससे पहले हम हमारे एनडीसी में कृषि को शामिल कर लेंगे। सही है, लेकिन अब क्यों कर लेंगे, इसका रीजन क्या है? देखो देखो जो कृषि है वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। एक कारण ये भी है, क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से। देखो कौन कौन सा है। कृषि में आप क्या करते हो? फर्टिलाइजर डालते हो, है ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हो। और उससे मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन साइकिल में, याद है कि डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में जाएगी। दूसरा, आप जब खेतों की जुताई करते हो, टिलेज करते हो, तो नीचे जो सॉइल के अंदर कार्बन होता है, पादपों की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका डेड मटेरियल होता है, वो सब क्या आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है और उनका डिकम्पोजिशन होगा, विघटन होगा, इससे वायुमंडल में CO2 गैस पहुंच जाएगी, है ना। तीसरा देखो कारण क्या होगा। तीसरा, जब आप वहां पर कृषि क्षेत्र में जो इनके अवशेष हो जाते हैं उनको जलाते हो, उससे भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है ना। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है एग्रीकल्चर से, और कृषि के साथ पशुपालन को भी जोड़ा जाता है, कृषि क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। और पशुपालन में क्या होगा, पशुओं के मैंने पढ़ाया था आपको ये भी कि उनके आंतों में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, है ना। और वहां पर सेलुलोज के पाचन से मेथेन का उत्सर्जन होता है। दूसरा, इनका जो चारा होता है उसके दौरान। तीसरा, जब आप पशुपालन करते हो तो उसके लिए आप लैंड यूज में चेंज करते हो, बहुत सारी आप क्या करते हो, वनों युक्त भूमि को आप किस में कन्वर्ट करते हो, पशुपालन के लिए, चारे में। तो आपने उस दौरान ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया। कृषि के लिए आप निर्वनीकरण करते हो, पेड़ों को काटते हो, उसके दौरान भी आपको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। उसके बाद जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन होती है, आप उनको ट्रांसपोर्ट करोगे, उनकी पैकेजिंग करोगे, इस दौरान बहुत सारी गैसेस का उत्सर्जन होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, इन सब का उत्सर्जन होता है। हमने पढ़ा था पैकेजिंग में यूज करते हैं, है ना। तो इन सभी के दौरान कृषि क्षेत्र से क्या होता है, इमिशन होता है, डन है। और ये माना जाता है कि जो कृषि क्षेत्र है वो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक रीजन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस के इमिशन का लगभग 30% करता है। कितना? 30%। मानव जनित जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है, पे 30% का योगदान है किसका? मतलब हम मानव जनित कारणों से जितना भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 30% एग्रीकल्चर का योगदान है। और इस एग्रीकल्चर वाले के 60% योगदान है किसका? प्रोडक्ट। मानव जनित उत्सर्जन का कितना? 30%। इस 30% का 60% कहां से आता है? एनिमल प्रोडक्ट से होता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से, मैंने भी बताया क्या, पशुपालन के दौरान उनके आंतों से निकलने वाला मेथेन। दूसरा मैंने भी बताया फीड से। तीसरा मैंने बताया सप्लाई चेन से। चौथा मैंने बताया लैंड यूज चेन से। इन सब से क्या हो रहा है, इमिशन डन है। तो इस तरह से ये कर रहा है। दूसरा, कृषि क्षेत्र से जो टोटल मेथेन का लगभग 50 से 60% जो एमिशन हो रहा है वो कृषि क्षेत्र से हो रहा है मेथेन का। इट मींस कृषि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो उसको, उन संबंधों पर चर्चा की गई इस वार्ताओं में, डन है। ठीक कह रहे हो। तो ये तो इसका प्रभाव है, लेकिन अगर हम इस एमिशन को रोक लें तो क्या हम जलवायु परिवर्तन को कि जो हो रहा है उसकी दर को कम कर सकते हैं? मिटिगेशन का एक उपाय हो सकता है ये। तो मिटिगेशन का उपाय है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का कारक भी है और उसको रोकने का उपाय भी है। कृषि क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में भी काम आ सकता है और उसका सोर्स तो है ही है। और दूसरा, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी तो पड़ रहा है।
ड्रॉट्स आ रहे हैं, सूखा आ रहा है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है, वर्षा के प्रतिरूप में चेंज हो रहा है, बाढ़ आ जा रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर भी तो प्रभावित हो रही है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि गेहूं के उत्पादकता में कमी आ गई थी क्योंकि जनवरी में टेम्परेचर बढ़ गया था। चावल की उत्पादकता में कमी आ गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। तो फसलों की उत्पादकता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण नए प्रकार की डिजीज भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे लोकस अटैक हुआ था, टिड्डियों का हमला, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए प्रकार की डिजीज भी आ रही हैं, नए प्रकार के उन पर हमले हो रहे हैं। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसी चीजें भी क्या हो रही हैं, सामने आ रही हैं। तो ये इससे प्रभावित भी हो रही है और जलवायु परिवर्तन से, और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित भी कर रही है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये वाला चार्ट, कि ये प्रभावित भी हो रही है और इसको प्रभावित कर भी रही है। तो इस पर चर्चा इसमें हुई थी और कहा गया था कि हम कोशिश करें कि कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया, और इस पर ये घोषणा हुई थी जिस पर 154 देशों ने लगभग साइन किया। ठीक है, तो इसमें किस बात पर बल दिया गया कि कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इस पर चर्चा की गई और कहा गया कि इससे हम एमिशन को कम करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि COP 30 से पहले पहले हम अपने NDC में और अन्य क्लाइमेट एक्शंस में इसको शामिल कर ले। डन है। तो ये आपका डिक्लेरेशन हुआ था किस पर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेजिलियंट फूड एंड क्लाइमेट एक्शन पे। डन है। इसका फुल फॉर्म क्या था, इस डिक्लेरेशन के, इस घोषणा का नाम क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कॉमा लगा के था, रेजिलियंट फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट, सारा नोट्स में लिखा होगा, वो मिल जाएगा। डन है। इसमें क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेजिलियंट फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट एक्शन। इस पर एक घोषणा हुई जिस पर लगभग 154 देशों ने हस्ताक्षर। लेकिन हमें ये इसके साथ साथ जो दूसरे पहलू है वहां से क्वेश्चन उठ के आता है, ये कि कितना सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक रीजनों से होने वाले उत्सर्जन का 30% कौन करता है, एग्रीकल्चर करता है, और उसमें से भी 60% कौन कर रहा है, एनिमल प्रोडक्ट से हो रहा है। मेथेन का जो इमिशन हो रहा है उसमें लगभग 60% योगदान किसका है, धन है। इस तरह से एग्रीकल्चर पर वहां पर बात हुई और इसी से एक संबंधित कोरोनिवा जॉइंट वर्क प्रोग्राम है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। इसमें कृषि को जलवायु वार्ताओं में शामिल करने पर बात की जाती है। अर्थात देखो, UNFCCC के अंतर्गत कृषि पर ज्यादा बात, तो कृषि को इसमें शामिल किया जाए, उस पर चर्चाएं हो, उसी के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, कोरोनिविया नाम था उसका, कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्री, जो जलवायु वार्ताओं में कृषि को शामिल करने की बात करता है। और भारत ने लास्ट ईयर COP 27 के दौरान इसका विरोध किया था, कोरोनिविया का। ठीक है, कि आप हम पर क्या कर रहे हो, फोर्सफुली इन वार्ताओं को इनमें शामिल करना चाह रहे हो। डन है। COP 23 के दौरान उसकी स्थापना हुई थी, इसके दौरान COP 23 के दौरान 2017 में। तो इसको भी याद रखना है थोड़ा सा कि कोरोनिविया किससे संबंधित था, किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, जो UNFCCC की वार्ताओं में कृषि पर फोकस करता है। डन है। चलो, स्थापना इसकी कब हुई थी, 2017 में। डन है। अब आते हैं, एक और जो बात इसमें चली थी वो थी हेल्थ पे, किस पर, स्वास्थ्य पर, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, स्वास्थ्य पर। तो जलवायु वार्ताओं में इस बार स्वास्थ्य पर भी चर्चा की गई कि जलवायु परिवर्तन को भी अगर मैं देखूं तरह से कराया था, क्लाइमेट चेंज और स्वास्थ्य, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ना, कि उसमें क्या हो रहा है, हीट वेव की स्थितियां बढ़ रही हैं, नए तरह के क्या हो रही है, डिजीज आ रही हैं, जैसे मलेरिया का आपको अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन और इससे संबंधित कई सारे रोग उत्पन्न हो, तो ये हेल्थ सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। और हेल्थ सेक्टर से भी क्या होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो किसको प्रभावित करता है, क्लाइमेट
जैसे कूलिंग, दवाओं को ठंडा रखने में, कूलिंग सेक्टर में। तो जो हेल्थ सेक्टर है वो इसका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी करता है और इससे प्रभावित भी हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी चर्चा की गई कि कैसे हम हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएं, जलवायु प्रतिरोधी बनाएं, ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए रोग आ रहे हैं, उसका वो सामना कैसे कर सके। ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या की गई, दूसरी बात की गई कि हम हेल्थ सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको कैसे कम करें। हेल्थ सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन हम कम करें, कार्बन फुटप्रिंट उसका कम करें। इन सब पर चर्चा हुई किसमें, इस हेल्थ वाले डिक्लेरेशन में, घोषणा में। डन है। भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया साफ साफ। भारत कह रहा है कि आपने जो कहा है कि शीतलन क्षेत्र से, कूलिंग सेक्टर से जो एमिशन को कम करना है, उसको भारत कम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जिस तरह की स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं और भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर मुझे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वहां की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए मुझे शीतलन करना होगा, कूलिंग की हमें आवश्यकता है। तो भारत ने इसको इस आधार पर इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया, और भारत इसमें शामिल है ना ही वो उसमें शामिल हुआ, किसमें, एग्रीकल्चर वाले में। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम कैसे, क्या उसमें से कैसे कम करेंगे, हमारे लिए वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या का हमारा आजीविका का स्रोत है। आप लोगों ने, विकसित देशों ने क्या किया, पोल्यूशन किया इंडस्ट्री के थ्रू, अब आप हमें थोप रहे हो किस पर, एग्रीकल्चर पर। सही है। तो भारत उससे सहमत है, डन है। इतनी सारी बातें हुई किसमें, COP28 में। सही है। तो अगर समराइज रूप में देखें तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित कर दिया। दूसरा हमने क्या कर दिया, ग्लोबल गोल्स ऑन अडेप्टेशन को स्वीकार कर लिया हमने। ठीक है। तीसरा हमने क्या किया, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशनिंग अवे की बात की कि हम उससे संक्रमण कर जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, और इस पर जो इनएफिशिएंट सब्सिडी है उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है। ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 3 गुना कर देंगे। फिर हमने किसकी बात की, इसके बाद हमने उसकी एनर्जी एफिशिएंसी की बात की कि हम ऊर्जा दक्षता को कितना कर देंगे, प्रति वर्ष उसमें सुधार डबल कर देंगे। ठीक है। तीसरी हमने क्या बात की थी बताओ, कोयले की बात की, इसमें कहा गया कि हम कोयले को भी धीरे धीरे फेज डाउन कर देंगे, जबकि ये बात ग्लासगो में हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने कहा, विकसित देशों ने, कि हम जो भी आप नया क्या लाओगे, थर्मल प्लांट लाओगे, ऊर्जा संयंत्र लाओगे कोयले पर आधारित, उसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन भारत ने उसका विरोध किया, तो इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब इतनी बात को माना गया कि हाँ, धीरे धीरे फेज डाउन कर दिया। मेथेन और गैर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने की बात की गई 2030 तक, भारत ने इसका भी विरोध किया। सही है। फिर हम किस पर आ गए, फिर हम एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर बातचीत यहां पर की गई, उस पर एक घोषणा की गई जिस पर 154 देशों ने साक्षर कर दिए। और इसी से संबंधित एक और कौन सा था, कोरोनिविया, है ना, उस पर भी जलवायु, वो भी क्या है, जलवायु सॉरी कृषि से संबंधित है। फिर हम किस पर आ गए थे, हेल्थ सेक्टर पे। तो इसमें क्या किया, हेल्थ को भी, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया, स्वास्थ्य पर भी चर्चा की गई, कैसे जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और स्वास्थ्य सेक्टर कैसे जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है। इसमें से हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की, ये मेन मेन बातें इसमें ये आपके COP28 में। डन है। अब इसके बाद जो एक और फंड आता है हमारा, वो कौन सा था, लॉस एंड डैमेज फंड। इस पर हमें बात करनी डिटेल में कि लॉस एंड डैमेज फंड है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी मांग कब से उठी, इस सब पर हमें बात करनी है। देखो, लॉस एंड डैमेज फंड जो है, सबसे पहले तो लॉस और डैमेज में डिफरेंस आना चाहिए ना। लॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा नुकसान जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, है ना। और डैमेज ऐसा होता है जिसको आप रिपेयर कर सकते हो, रिपेयरेबल डैमेज, है ना। और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, से आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा लॉस होना। और इसका एग्जांपल लॉस का क्या है, जैसे सी लेवल राइज की वजह से आपका क्या हुआ, तटीय भूमि का कटाव हो जाए, कोई लैंड उसके नीचे
आ जाए, सबमर्ज हो जाए, तो वो लैंड पूरी की पूरी क्या हो गई, चली गई, है ना। लेकिन डैमेज इसको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे तटीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाए चक्रवात की वजह से, तो आप उसको दोबारा क्या कर लोगे, रिपेयर कर लोगे। ये होता है लॉस एंड डैमेज। अब लॉस हो या डैमेज हो, कुल मिला के वो है क्या, नुकसान। और जलवायु परिवर्तन के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले नुकसान से उबरने के लिए जो फंड मदद करेगा उसे क्या बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज। आया ना, बताओ ये बात सबको समझ में आई। तो देखो इस फंड में सबसे पहले हमने शुरू किया था 1989 में। कब फंड शुरू नहीं हुआ, यहां से डिमांड शुरू हुई थी। क्या हुई थी, इसकी डिमांड शुरू हुई थी। छोटे छोटे जिन्हें बोला जाता है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, क्या कहते हैं उन्हें, स्मॉल आइलैंड स्टेट, छोटे छोटे द्वीपीय देश जिन पर सी लेवल राइज का खतरा था, कि अगर सी लेवल बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो 1989 में 89 में सबसे पहले स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने इस, या नेशंस ने इस डिमांड को उठाया। ठीक है, लेकिन बेचारे छोटे छोटे देश थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक अलायंस बनाया। क्या बनाया, अलायंस बनाया, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। क्या बनाया था, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जिन्होंने कि लॉस एंड डैमेज से जो होने वाला नुकसान है जलवायु परिवर्तन के कारण या इसकी भरपाई के मुद्दे को उठाया। पहले तो अलग अलग उठा रहे थे, फिर उन्होंने एक अपना अलायंस बनाया और इस मुद्दे को उठाया। मुद्दे को उठाया, बातें चलती रही, कोई खास ठोस परिणाम निकल के सामने। इसका एक ठोस परिणाम जब निकल के आता है, देखो सबसे पहले तो मैं लिख दूं 1980, कौन थी, स्मॉल आइलैंड एंड स्टेट्स या नेशंस के द्वारा इस मांग को उठाया गया। फिर इसके बाद इन्होंने अपने क्या कर लिया, अलायंस का निर्माण कर लिया, अपनी मांगों को लगातार उठाते रहे, इनको ठोस परिणाम निकल कर, पहला ठोस परिणाम निकल के आया 2013 में। इसे कहते हैं वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, वार्सा। आपको याद क्या रखना है कि वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म किससे संबंधित है, लॉस एंड डैमेज। ये पहला ठोस रिजल्ट था जो निकलकर सामने। इसमें कहा गया कि इसमें बात उठाएगी लॉस एंड, कि हमें लॉस एंड डैमेज के लिए क्या करना चाहिए, कैसे संगठित करना चाहिए, कैसे इन देशों की सहायता करनी चाहिए, इनको फाइनेंस की आवश्यकता है उसकी कैसे पूर्ति करनी, उन सब की बातें किसमें की गई, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म में। तो बात कम से कम ये अब क्या हो गई, इंटरनेशनल लेवल पर उठ गई, उससे संबंधित एक तंत्र को स्थापित कर दिया गया कि जो इस मुद्दे को देखेगा लॉस एंड डैमेज की। डन है। तो सबसे पहले तो कौन सा हो गया आपका, स्मॉल आइलैंड स्टेट और उनका अलायंस। फिर उससे क्या निकल के आया 2013 में, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म निकल। डन है। अब इसके बाद देखो 2013 की बात तो होगी, 2015 में कौन सा सम्मेलन हो गया आपका, पेरिस। 2015 में क्या हुआ, पेरिस COP 21। अब COP 21 में भी क्या किया गया, लॉस एंड डैमेज की बात की गई, और इसका आर्टिकल 8, कौन सा, आर्टिकल 8 जो था वो लॉस एंड डैमेज से ही संबंधित था। लॉस एंड, इसका पेरिस समझौते का आर्टिकल 8 लॉस एंड डैमेज से संबंधित है, और इसमें लॉस एंड डैमेज को क्लाइमेट एक्शन का थर्ड पिलर के रूप में स्वीकार किया गया, तीसरा स्तंभ माना गया किसे, लॉस एंड, पहला स्तंभ मिटिगेशन, दूसरा अडेप्टेशन, और तीसरा कौन सा, लॉस एंड डैमेज। तो इसकी महत्वता को स्वीकार किया गया, भाई क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन का सामना करना है तो हमें लॉस एंड डैमेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया, कोई भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म स्थापित नहीं। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड था, सुना होगा ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें $100 बिलियन प्रतिवर्ष डालना था विकसित देशों को, वो किससे संबंधित है, वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन से संबंधित था, इससे संबंधित। सही है, तो वित्तीय प्रावधान इसमें कोई भी नहीं किया। डन है। तो इससे भी बात चली, ठीक है, ये मुद्दा हाईलाइट में आ गया और शामिल भी कर लिया गया किसमें, समझौते के अंदर, आर्टिकल 8 के रूप में।
है ना। इसके बाद फिर और आगे चले तो फिर आता है मैड्रिड सम्मेलन। कौन सा? मैड्रिड, है ना। और मैड्रिड कौन सा कॉप था बताओ? ने पढ़ा था कॉप 25 था। क्या था? कॉप 26 कौन सा था? लिख दिया, कॉप 25 था। 6 में कौन था? ग्लासगो। और 27 में कौन था? शर्म शेख। और 28 कहाँ है? यूएई में। इतने तो याद रहने ही चाहिए। मैड्रिड में हम जब गए तो यहां पर एक सेंटियागो नेटवर्क को शुरू किया गया। किसको? सेंटियागो। ये भी याद रखना कि सेंटियागो नेटवर्क किससे संबंधित, तो सेंटियागो नेटवर्क किससे संबंधित है? लॉस एंड। तो यहां पर मैड्रिड सम्मेलन में सेंटियागो नेटवर्क को स्थापित किया गया। क्या किया गया? स्थापित किया गया, लेकिन संचालित ये भी नहीं हुआ। संचालित ये भी नहीं हुआ। ये आगे सम्मेलन में शुरू होगा, कॉप 27 में। यहां पर लेकिन सेंटियागो नेटवर्क की स्थापना कर दी गई थी कॉप 25 के दौरान। देखो इसमें क्या था, ये है नेटवर्क। तो इसमें जो तुम्हारे सुभेद्य देश है, कमजोर देश है, जिन पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, विकासशील देश है, उनको क्या किया गया? ऐसी संस्थाओं के साथ, ऐसे निकायों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा गया जो इनकी लॉस एंड डैमेज के मुद्दे पर सहायता कर सकते थे। क्या किया गया? जो कमजोर देश हैं, जो सुभेद्य देश हैं, उन्हें ऐसी संस्थाओं के साथ, ऐसे निकायों के साथ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ा गया जो इनको क्या कर सकते हैं? तकनीकी सहायता दे सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं। इनके साथ जोड़ा गया था इन सेंटियागो नेटवर्क के माध्यम। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेंटियागो नेटवर्क किससे संबंधित है? ये भी लॉस एंड डैमेज से। तो ये आपका मैड्रिड में हुआ कॉप 25 के दौरान। फिर इसके बाद आपका आता है कॉप 26। कॉप 26 ग्लासगो में। तो यहां पर G77 जो विकासशील देशों का एक समूह है प्लस चाइना, इन्होंने लॉस एंड डैमेज के मुद्दे को फिर से उठाया और कहा कि इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान होने चाहिए, मतलब पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन विकसित देशों ने इसको भी चलने नहीं किया, क्योंकि कुल मिला के पैसा किसे देना है? विकसित देशों को। तो उन्होंने क्या कर दिया? इसको भी प्रावधान को चलने नहीं दिया। फिर आता है आपका कौन सा? कॉप 27, शर्म अल शेख ना, ये हुआ था इजिप्ट में। और यहां पर कॉप 27 के दौरान सबसे पहला हुआ कि सेंटियागो नेटवर्क को स्टार्ट कर दिया। सेंटियागो नेटवर्क को संचालित कर दिया गया। इससे क्या हुआ? थोड़ा प्रेशर बढ़ा कि हमें लॉस एंड डैमेज के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। सही है। फिर इसी के साथ साथ एक ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव था, ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। इनिशिएटिव शुरू किया, तो सीधा बोल देते हैं ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव भी कह देते हैं। तो ये जो ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव था, ये संचालित किया गया, ये शुरू किया G7 ने और V20 समूह। V20 का मतलब होता है वल्नरेबल 20। तो इन दोनों मिलकर G7 में विकसित देश है, G7 और V20 ने मिलकर ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव को शुरू किया। और इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि इसके माध्यम से हम लॉस एंड डैमेज की रिकवरी में जो सुभेद्य देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए लॉस एंड डैमेज से रिकवरी के लिए विकासशील देशों की या जो सुभेद्य देश हैं, उनकी मदद की जाएगी ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव के थ्रू। क्या इसमें बहुत सारे देशों ने पैसा भी, लेकिन इसकी दिक्कत क्या थी? ये इंश्योरेंस बेस्ड था। किसके आधार पर? इंश्योरेंस बेस्ड, कि इसमें आपको पहले प्रीमियम देना पड़ेगा, फिर आपको उसकी सहायता मिलेगी। डन है। तो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम थी। अब विकासशील देशों के पास तो पहले ही पैसा नहीं था, विकासशील देशों के पास पहले ही पैसा नहीं था, तो वो प्रीमियम देंगे?
दूसरा इसका ये आलोचना की गई कि इसका फायदा तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज को होगा जो कि विकसित देशों की होंगी। और तीसरी बात इसमें यह भी आलोचना की गई कि इसमें सभी आपदाओं को शामिल नहीं किया गया। कुछ आपदाएं होती हैं जिनका प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है, जैसे साइक्लोन का ना, जलवायु प्रेरित आपदाएं हैं ये सब की सब। जैसे साइक्लोन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सागर तल का तापमान बढ़ रहा है, उससे साइक्लोन्स आ रहे हैं, उसका प्रभाव तुरंत दिखेगा आपको। लेकिन जैसे सी लेवल राइज होना धीरे धीरे होता है, ऐसी आपदाओं को इसके अंतर्गत शामिल नहीं, तो सभी आपदाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। आपदाओं का मतलब जलवायु प्रेरित जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, सभी प्रभावों को इसके अंदर शामिल है ना, तो इसकी आलोचना की। तो ये दो इनिशिएटिव शुरू हुए थे कब, COP28। लेकिन लास्ट हफ्ता आते आते आपका लॉस एंड डैमेज फंड भी क्या हो गया, लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित कर दिया, तो स्थापित कर दिया, लेकिन ये संचालित नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ, संचालित नहीं हुआ। है मेरी बात कि इसको स्थापित तो कर दिया, अब इतना प्रेशर बन रहा था, ये लॉस एंड डैमेज पूरा क्या हो गया था, चर्चा में मुद्दा आ गया था, तो विकसित देशों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो अंत आते आते इस सम्मेलन के लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित कर दिया गया, लेकिन संचालित नहीं किया गया। एक ट्रांजिशनल कमेटी की स्थापना की गई, एक ट्रांजिशनल कमेटी की स्थापना की गई जो ये देखेगी कि पैसा कहां से आए, कौन इसमें पैसा डालेगा, किस किस को पैसा दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, वो सारी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसे कहा गया था कि आप इसको संचालित करने के लिए अपनी अनुशंसाएं दें। COP27 में उसको स्थापित किया गया और उसने COP28 तक अपनी अनुशंसाएं क्या कर दी, दे दी। इसकी वजह से लॉस एंड डैमेज फंड क्या हो गया, ऑपरेशनलाइज है। अब लॉस COP28 के पहले दिन ही किसको चालू कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था लॉस एंड डैमेज फंड को। डन है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सीक्वेंस है इसका। 1989 से 1990 के आसपास से ये मांग चली आ रही है स्मॉल आइलैंड स्टेट की। तो आपको इसमें से याद क्या रखना है, एक तो आपको वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म याद रखना है, दूसरा सेंटियागो फ्रेमवर्क को याद रखना है, सॉरी सेंटियागो नेटवर्क को याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव को, और चौथा आपको ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये चार चीजें इसमें से निकल के आएंगी, वारसा, सेंटियागो, आपका ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव, और चौथा कौन सा, लॉस एंड। ये शुरू कब हुआ है, COP28 में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसका छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड स्टेट हैं, विकासशील देश हैं, काफी लंबे समय से इंतजार है। हमेशा इसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता था, साइड में कर दिया जाता था जलवायु वार्मिंग। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा COP20 का मुद्दा सज के सामने आता। डन है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये COP28, अभी इसके कुछ कुछ साइड इवेंट हुए थे, साइड इवेंट, जैसे मेथेन के उत्सर्जन को लेकर, ठीक है, जैसे फाइनेंस को लेकर अल्टेरा नाम का एक अलग से क्या किया गया, इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से यूं को जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उसको विकासशील देशों में इन्वेस्ट किया जाएगा। अल्टेरा पढ़ाऊंगा अभी आगे, उसकी बात की गई है, तो उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद कूलिंग प्लेज से भी एक न्यूक्लियर पावर को ट्रिपलिंग करने की भी बात की गई है, ठीक है। और भी बहुत सारे साइड इवेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जिनको हमें क्या करना है, थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से देख लेना है, क्योंकि कई बार आपसे वो संस्था पूछ लेता है कि ये संस्था किससे संबंधित है, वो हमें ध्यान में रखने। उसको जो साइड इवेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में, COP28 का जो मेन मुद्दा था, जितने भी मुद्दे थे वो सारे इसके अंदर डिस्कस है। अब इसमें कोई इशू नहीं बचा, एक फाइनेंस वाला है, उसको अल्टेरा के साथ मिल, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।